हफ्ते वाले दिन फ्रॉड करेंगे। एनपीओ की प्रैक्टिस है बेसिकली। चलिए जी शुरू करते हैं। नहीं फिजिकल करेंगे, कंटेंट फिजिकल कर लेंगे सुबह के टाइम पे, क्वेश्चन शाम में ऑनलाइन कर लेंगे फ्रॉड के, है ना मजे की बात। अच्छा जी ये एक सवाल है, सवाल छोटा सा है मगर मजे का है, और इसमें आपने जो रिक्वायरमेंट है वो बस यहीं तक बता दें, डिस्कस द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो, हाउ वुड यू डील विद देम, ये सब्सटेंटिव लगाने हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, हम ऊपर आते हैं। लाइनें कितनी हैं? 3 5, 5 लाइनों में जितने रिस्क निकाल सकते हैं निकालें। योर 10 मिनट स्टार्ट नाउ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत जोर से याद है, IAS 15, IFRS 15 कहता है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ SBI फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। SBI हैज अ स्टूडेंट बेस ऑफ 2500 स्टूडेंट्स। It follows a policy of receiving 50% of the fees at start of the semester। यहीं पे रुक जाते हैं। हमारा पहला रिस्क यहाँ पे छुपा है। पैसा सारा नहीं, 50% पैसा डे 1 पे आ गई और सेशन चलना है 6 माह। तो इन्होंने एंट्री क्या बनाई होगी? पैसा डेबिट, रेवेन्यू, क्रेडिट। मगर IFRS 15 ये कहता है कि जब पैसा आपको इन एडवांस मिल रहा हो, प्री पेमेंट आ रही हो, तो आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी डेवलप हो जाती है। फिर आप उसको मंथली बेसिस के ऊपर यानी कि टाइम अपोर्शन बेसिस के ऊपर रिकग्नाइज करते चले जाते हैं। तो रिस्क ये बन सकता है कि इन्होंने जो भी रेवेन्यू आया है पहले सेमेस्टर का वो सारा क्या बना लिया, जो भी पैसा आया वो सारा क्या बना लिया, रेवेन्यू। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले ये एंट्री पास करते कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी की और हर महीने वो लायबिलिटी को कम करते जाते और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाते। तो हाउ वुड यू डील विद देम वाली बात भी मैंने साथ बता दी। अच्छा, एंड 50% इन द मिडल ऑफ सेमेस्टर। तो ये भी वही बात है कि जो पैसा मिडल में आया है, ऊपर वाला 6 माह में और ये वाला 3 माह में, ये वाला 3 माह में। क्यों? वजह 50% पैसा आ गया, 100 रुपया लेना था, 50 रुपया आ गया, तो ये 50 रुपया 6 माह के है ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गया ना, स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर आ गया, 6 माह का सेशन है, तो ये 6 माह चलेगा। जो पैसा सेंटर में आ रहा है वो 3 माह बाद आ रहा था, वो 3 माह चलेगा। जी क्या कह रहा है? दिसंबर और जून, दिसंबर और जून। अच्छा, हाउएवर, जब भी ये वर्ड है ना हाउएवर, इसका मतलब है कि आगे कोई ना कोई बोंगी मारने जा रहा है। मारी होगी 10% अभी देखना सारे मारेंगे। 10% डिस्काउंट इज अलाउड टू दो स्टूडेंट्स हु पे द एंटायर अमाउंट इन। मलवाऊं बोंगी अब? ये डिस्काउंट कौन सा? ऑप्शन देता हूँ, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड नहीं, क्यों? एट द स्टार्ट ऑफ ईयर दे रहा है, ठीक है, कैश है, एंट्री के पास करेंगे। कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या पास होगी? ये जो 10 रुपए छोड़े हैं उसकी एंट्री के पास होगी। हम रेवेन्यू 90 से रिकॉर्ड करेंगे या 10 से रिकॉर्ड करेंगे? और डेबिट क्या करेंगे? कितने से? मैं 2 एंट्री अब दिखता हूँ, आपने बताना सही एंट्री कौन सी है। मार कर ही पाऊंगा।
शायद कुछ चल रहा है। एक एंट्री ये बनती है कैश 90 से डेबिट और रेवेन्यू 90 से क्रेडिट। दूसरी एंट्री ये बनती है कि कैश 90 से, डिस्काउंट का पीएनएल में एक्सपेंस जाएगा 10 रुपये से और रेवेन्यू है 90 रुपये से। क्योंकि वो बाद में डिस्काउंट किया जाए तो उसकी वजह करते हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री कौन सी है उसमें से? श्योर 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 लग गए क्या हुआ? बस इतना लिखना था, इसी को जूम करो। हाँ जी चलो ये बताएं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है कोई? वो क्या होती है? सेल्स को चले एग्जाम ट्रिक सुन लें। फर्ज करें आप एग्जाम में भूल गए कि एंट्री होती है नहीं होती है, डिस्काउंट कौन सा है कौन सा नहीं है, बट आपको इतना तो पता ना कि उन्होंने गलत किया होगा। इन्होंने गलत किया होगा, और गलत क्या किया होगा? रेवेन्यू गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया होगा। रेवेन्यू की अमाउंट क्या होगी? गलत। तो रिस्क क्या है कि जो डिस्काउंट दिया है वो गलत तरीके से रेवेन्यू में इनकॉर्पोरेट कर दिया। सिंपल। ना पड़े इस चक्कर में कि ये ट्रेड है, ना पड़े इस चक्कर में कि ये कैश है, ना पड़े इस चक्कर में कि नेट करके पास करनी है, पूरी एंट्री पास करनी है, छोड़ दें। सिर्फ इतना याद रख लें कि जब भी डिस्काउंट दिया जाए तो रिस्क ये होता है कि रेवेन्यू को गलत अमाउंट से क्या किया जा रहा है? रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू में जा सकता है। तो ये कुछ टोटके होते हैं, मतलब अगर आपको एक चीज़ श्योर नहीं है और आपने वो एग्ज़ाम में लिखनी है तो फिर आप ऐसे अल्फाज यूज़ करें कि एग्जामिनर को भी ना पता चले कि आपको वो चीज़ नहीं आती। जैसे IAS 38 का ये खर्चा रिसर्च है या डेवलपमेंट खर्चा है, ये हम AFRF से कंफर्म कर लेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कंफर्म कर लेंगे। अब आपने ये नहीं बताया कि वहाँ पे लिखा क्या हुआ है, आपने क्या कहा है? बीइंग ऑडिटर में वहाँ से कंफर्म कर लूँगा। आपकी बात भी पहुँच गई, नंबर भी मिल गए और उसको एहसास भी नहीं हुआ कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती। अच्छा आगे आए। अब पहली वाली, द कॉस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल इज इंक्लूडेड इन द फीस। फीस के अंदर इन्वेंट्री के पैसे भी ऐड किए हैं। तो इसका मतलब है कि फीस की जो अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट तो नहीं ना, फिर तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे हमें उसको उतनी अमाउंट से कम करना होगा। इसमें रिस्क क्या है? उन्होंने उतनी अमाउंट से ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा। द सेमेस्टर स्टार्ट्स इन दिसंबर एंड जून, यू हैव नोटिस्ड that 30% of the students who were registered in December 15 had not claimed the course material। इसमें कुछ बातें हैं। देखें, आपकी अगर पॉलिसी हो ना कि जितना बच्चा आ रहा है हमने उसको किताबें भी साथ देनी और किताबों के पैसे आपने फ़ी में शामिल किए हैं, तो अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने बच्चे को बुला के किताबें देनी है। किताबें नहीं बिक रही, मतलब किताबें वेयर हाउस में ही पड़ी हुई हैं, वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही। पहला रिस्क ये हो सकता है कि जो बच्चे एनरोल किए हैं वो बच्चे हैं ही नहीं, जिस तरह गोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उस तरह गोस्ट स्टूडेंट्स हैं कि इन्होंने बस अपना रेवेन्यू ओवरस्टेट किया हुआ है। क्योंकि अगर एक बच्चा एनरोल हो रहा है उसको पता है कि किताबें साथ मिलनी है तो वो ऑब्वियसली किताबें लेके जाएगा ना। चलो एक आधा मिस कर देगा, 10 मिस कर देंगे, 30% यानी कि 2500 का 30% बच्चा किताबें ही नहीं लेके जा रहा। तो इतनी बड़ी खुशफहमी तो इतने ज़्यादा बच्चों में आ नहीं सकती। एक और रिस्क, किताबें पढ़ी हुई हैं, अगर सिलेबस बदल जाए तो ये किताब किसी काम आएगी नहीं, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी अगर बच्चा ये नहीं भी लेके गया, फर्ज करें एक्चुअल बच्चा है नहीं लेके गया,
तो हमारी इन्वेंट्री में पड़ी हुई ये किताब किस अमाउंट में आनी चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आनी चाहिए। फिर बात समझ आ रही? तो 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए ये बातें आपको सोचनी थी। तो मेजॉरिटी IFRS 15 लगा है और IAS 2 लगा है। पढ़ लें। डिस्काउंट वगैरह भी कहते हैं कम आ रहा है। हाँ, सीधी लाइन। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट क्लियर डोंट मेक योर सेल्फ शेमफुल इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। उसको क्यों बताना है कि आपको नहीं आता? देखिए वो क्या लफ्ज यूज कर रहा है, डिस्काउंट गिवन टू स्टूडेंट्स मे नॉट बी अकाउंटेड प्रॉपर्ली। बस उसने नहीं बताया कि ट्रेड है, नहीं बताया कैश है, नहीं बताई एंट्री, तो आप सीधी बात कर दें। हम खुद भी तो बीइंग स्टूडेंट फनकारियाँ मारते हैं ना, फिर परेशान हो जाते हैं, या क्या फेल कर देते हैं। डन करूं? चलें आगे। यस सर। 3, 2, 1 आपके पास 5 मिनट है। जूम करके रोक देना। इसमें सिर्फ एक चैरिटेबल इदारा अल मदद फाउंडेशन को पैसा आता है जो कि इस्तेमाल होता है डेस्टिट्यूट पर्सनस के ऊपर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब्ड बाय द AMF ट्रस्टीज। यहीं पे पहला रिस्क कि जो पैसा आता है शायद वो 100% इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इस्तेमाल ना हो। पहला ऑडिट रिस्क यही है। The donations are received by the following sources. Number 1, cash collected from the general public through charity boxes placed at key points in hospitals, airports, superstores. चैरिटी बॉक्सेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसमें जो भी पैसा आता है, जब वो पैसा निकालने के लिए काउंट किया जाता है तो उसमें मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने काम किया। मैं आपके ग्रुप्स में कुछ भेज रहा हूँ। हाँ, मैंने भी अभी देखा है, देखें ज़रा, बड़े मज़े की चीज़ है। अगर मेरा नेट आ जाए सही, नेट ही नहीं आ रहा सही। खैर आप तक पहुंच जाएगी। लिखा हुआ है पंजाब ऑर्डर डिजिटल डोनेशन बॉक्सेस आफ्टर 1.25 करोड़ थेफ्ट ऑफ दादा दरबार डोनेशन बॉक्सेस। यानी कि 1.25 करोड़ रुपए का धचका खाने के बाद इन्होंने वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर और वो कार्ड स्कैनर वाली मशीनें ला के रख दी। अगर अब आपने डोनेशन देनी तो आप कार्ड से डोनेशन देंगे, 10 रुपए के लिए आप उसको स्कैन करेंगे। खैर पहला रिस्क क्या है? दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। हाँ, पहला रिस्क क्या है इसके अंदर? कि जो कैश आ रहा है उसमें एम्बेजलमेंट हो सकती है। सवाल नहीं पूछा, अगर सवाल पूछ ले, अच्छा अगर सवाल पूछ ले तो ये इनहेरेंट रिस्क है बाय डिफॉल्ट, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। इवन ये भी क्या है? इनहेरेंट रिस्क। कैश कम हो और रिकॉर्ड ज़्यादा किया हो तो उनको नुकसान है। कैश ज़्यादा हो तो रिकॉर्ड कम करें, ये बात मानने को मैं तैयार हूँ। कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एट कंपनीज ऑफिस। अच्छा, इस लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस लाइन के ऊपर सवाल ये है कि व्हाट कंट्रोल्स यू कैन अप्लाई। इस लाइन के ऊपर कि जो कैश और चेक आ रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एट AM's ऑफिस, क्या कंट्रोल्स लगाना पसंद करेंगे? रिसीव करने वाला अलग और रिवॉर्ड करने वाला अलग और सेपरेट बैंक तो उनको बोलना चाहिए कि जो चेक आए उसको क्रॉस चेक होना चाहिए। और अगर ये वाले फीचर्स मिसिंग है तो ये रिस्क कौन सा बन जाएगा? कंट्रोल रिस्क बन जाएगा। और ऑडिट रिस्क अगर आप निकाल रहे हो तो वो 3 चीज़ों का मजमूआ होता है: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क।
तीसरा पॉइंट, कैश फ्रॉम जनरस इंडिविजुअल्स हु प्रेफर टू रिमेन अनोनिमस, तो वो हमेशा अनोनिमस ही रहते हैं। क्या मतलब, उनका पैसा भी अनोनिमस रहता है, आता ही नहीं, नहीं आता है मगर आता नहीं। ना उन्होंने पर्ची मांगी ना उन्होंने पर्ची काटी, पैसा आया जेब में गया, कहानी खत्म। तो इतने भी अनोनिमस होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आप अपने एंड के ऊपर तो काम कर लें कि पैसा हकदार तक पहुंच जाए। डोनेशंस रिसीव्ड इन केस 1 and 2 and 3 आर फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, तो शायद ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो रही। फिर अगर वो पैसा एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो शायद उसके लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो, मेडिकल के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो। फिर एक और मसला भी होता है कि जो पैसा आ रहा है वो इन्हीं के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हालांकि एनपीओ क्या कहती है कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगाया जाएगा, मेंबर्स में उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। पढ़ लें। सर ये तो वैसे रिस्क आ गया ना आपकी वजह से, टैक्स में अकाउंटिंग रिस्क ये भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने सही तरह 40 तक की वो भी आ सकता है। ये सोच है, देखें ना, आपके जहन में पॉइंट आ गया, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आया, किसी और के जहन में आ जाएगा, किसी और के जहन में नहीं आएगा, तो ये वेरी करता रहेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सोच सोच की बात है, वक्त वक्त की बात है, लिखते हुए दिल की बात है, दिमाग की बात है। हाँ जी, ओके, कोई परेशानी है तो बताएं। जी जी, जो कंट्रोल वीकनेस है हमारे पास ऑडिट रिस्क है। बिल्कुल, जो कंट्रोल वीकनेस है वो कंट्रोल रिस्क है, जो कंट्रोल रिस्क है वो आपका ऑडिट रिस्क है। चलूँ आगे? नहीं, अनलेस कि वो आपसे कह दे कि बताएं इस रिस्क को कैसे कवर किया जाएगा, तो उस तरफ जाया जा सकता है। ये सवाल ज़रा लंबा ही आपने किया भी होगा शायद, स्प्रिंग बाइस वाला, या सर 2 लोगों ने कहा, दोबारा कर लें। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। इसमें 2 बातें बतानी है। पहले आपने पूरा सवाल करना है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिस्क, फिर पूरा सवाल करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिस्क। तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क के लिए आपके पास 10 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काम नहीं चलना। ऑडिट रिस्क बीआर में अगर मैंने फॉलो ना किए तो कंप्लाइंसेस के मसले आ जाएंगे, हमें पेनल्टी पड़ जाएगी, फाइन पड़ जाएगी। निकल आए 5-7, बस ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता, यानी कि जब तक आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना और 2 दफ़ा सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पहले बीआर और एआर को इकट्ठा निकालने से। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने पहले निकाला बीआर, उसके सामने लिख दिया उसका एआर, फिर निकाला बीआर, फिर लिख दिया एआर। तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ बच्चे मिक्स कर जाते हैं और एक ही पॉइंट को 2 दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं, बस अल्फाज को बदल के। ऐसा नहीं करना। पहले आप अलग से क्या निकाल लें, बिजनेस रिस्क, फिर अलग से क्या निकाल लें, ऑडिट रिस्क, जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। वंस आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है, वंस आपको समझ आ गई है कि करना क्या है, फिर आप साइड पे कर सकते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले आप अलग से लिख दें बिजनेस रिस्क, फिर आप अलग से बता दें ऑडिट रिस्क, ये भी किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड बाउंड कंपल्शन नहीं है कि आपने हमेशा साइमल्टेनियसली साथ साथ ही लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है। आप इसको पहले अलग से बीआर बता दें, लाइन छोड़ें, फिर अलग से एआर बता दें। हाँ जी, हो गया? हाँ जी, सवाल शुरू कहाँ से होता है? इस सवाल को अगर आप गौर से पढ़ें तो सवाल के शुरू में वो कहता है कि योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ एडवेंचर ट्रेवल्स विच ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। फर्स्ट लाइन में तो मुझे कोई मसला नहीं है,
सच एज पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। ठीक। APL फॉलोज अ हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? टू अवॉइड एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, टू अवॉइड एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। However, during the year, one of the paragliding trips was affected due to bad weather. अच्छा, इनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? नेचर की गलती है, बैड वेदर। which caused severe injuries to its clients. After this unfortunate incident, company has invested heavily. दूसरी बात आ गई, कंपनी ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है heavily in further upgrading its equipment to prevent such losses in future. The entire investment has been financed through a bank loan. अभी के लिए समझते हैं, सवाल इतना ही है, नीचे नहीं जाता। तो मेरा पहला बिजनेस क्या बनता है? मेरा पहला बिजनेस ये बनता है कि अगर इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं वो मीट नहीं होते, तो गवर्नमेंट को क्या पे करना होगा? फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये लिखते जाएं प्लीज, साथ साथ इसको वेस्ट मत करें, इन बातों को नोट कर लिया करें, एटलीस्ट कुछ बातें याद रह जाती हैं। और एक बात बताऊं, ये सारे रिस्क टिपिकल होते हैं, ये आपको हर सवाल में बस इसकी पैकिंग चेंज होती है, अंदर का माल सेम होता है। तो पहला रिस्क क्या है कि अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए, तो आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, पेनल्टीज और चार्ज का सामना करना पड़ सकता है। लिख लिया? अच्छा, इस चीज को लेके कोई और बात ज़हन में आती? इसी चीज को लेके, इसी पॉइंट को लेके पूरे सवाल में देखें, कोई और बात भी लिखी हुई है? क्या? एग्जैक्टली। देखें, सोचें, एक हमारे साथ कॉलेज है, एक हम। हमारे कॉलेज में कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस हमने कर दी जिससे हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच गया, तो साथ वाला कॉलेज फायदा नहीं उठाएगा? उठाएगा। इसका मतलब है कि हमारी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जब भी मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटर्स हों और एक जगह पे कोई नुकसान हो जाए, हमारी रेपुटेशन कस्टमर्स के माइंडसेट में हमेशा गिर जाती है, कम हो जाती है। हमारी गुडविल को क्या होता है? लॉस होता है। मगर ये गुडविल वाला पॉइंट अगर मैं लिखने जाऊंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। मुझे गुडविल का एक ऑल्टरनेट जुमला निकालना है, रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। तो बीइंग सेट, मुझे ये डर है कि मेरी रेप्यूट इस वजह से गिर सकती है, जिससे रेवेन्यू मेरा कम हो जाएगा। लिख लो। बहुत बहुत आगे चले गए, ज़्यादा ही निकल गया आगे, थोड़ा पीछे आ जाओ आहिस्ता आहिस्ता करके। ये वाला पॉइंट लिख लो बस फिलहाल, कि जब कंपटीशन ज़्यादा हो, जब कंपटीशन ज़्यादा हो और हमें नुकसान हो रहा हो या हमने कोई लॉ को फॉलो ना किया हो, तो मार्केट में हमारी ही रेप्यूट कम होने से हमारे पैसे या हमारा रेवेन्यू कम।
हो गया, हो गया। अच्छा, अब जरा इसी पैराग्राफ में ढूंढते हैं, एक और बात भी लिखी हुई है। द एंटायर इन्वेस्टमेंट हैज बीन फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन। बैंक लोन से सारे पैसे लिए हैं। सर इसका मतलब है कि बीइंग सेड मुझे इस लोन पे क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और सुने सुने सुने, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता। हम नॉर्मली ये इंटरेस्ट वाली बात लिख के अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर देते हैं। कोवेनेंट्स। देखिए, बैंक आपको जो लोन देता है, बैंक ने अगर आपको पैसा दिया वो, तो बैंक को डर किस चीज का? कि हमारा बिजनेस खराब ना हो जाए, हम बैड डेट ना कर दें। हमारा बिजनेस खराब ना हो जाए और हम उसको बैड डेट ना कर दें। ठीक है, वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो उसका हक है, उसके पैसे हैं, वो ले सकता है। द पॉइंट इज कि बैंक जिसने मुझे लोन दिया है उसने कुछ शर्तों के ऊपर लोन दिया होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो कोवेनेंट्स थे, अगर वो ब्रीच हो जाए तो कई बैंक ये कहते हैं कि अगर आपने हमारी कोई भी शर्त तोड़ी तो हम ये हक रखते हैं कि हम आपसे सारा पैसा इकट्ठा डिमांड कर सकते हैं। तो सेठ को एक तो डर ये होता है कि जनाब मैंने इस पैसे पे किस्त पे करनी है, उधार पे करना है, जिसमें से कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का है। दूसरा, सेठ हमेशा घबराता रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉन्वेनेंट ब्रीच हो जाए तो मुझे ये सारे के सारे पैसे जो कि अभी नॉन करंट लायबिलिटी में खड़े हुए हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे गोइंग कंसर्न भी हिट हो सकती है, एक डाउट क्रिएट हो सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है। गोइंग कंसर्न हिट होना और डाउट क्रिएट होने में फर्क है। जब हम कहते हैं गोइंग कंसर्न हिट है, इसका मतलब है कंपनी बंद है। डाउट में हम कहते हैं कि एक चांस पैदा हो गया, हाँ, अनसर्टेनिटी। तो लिखने जरा, मैं लिखवाता हूँ, लिखें जरा, इससे पहले एक और रिस्क भी तो है, बताएं। और क्योंकि सारी सर्विसेज वेदर डिपेंडेंट। वो तो आता हूँ ना मैं उसके ऊपर, पर ये बैंक वाली बात कर लेना। लिखें, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बैंक, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, there will be some strong covenants या rules set by the authority, set by the authority, set by the authority, and if anyone breaches या if any condition is breached, ये लिख लें, if any one condition is breached, the entire loan can become current liability. 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 क्रेडिबिलिटी का इफेक्ट होता है, किसकी? क्रेडिबिलिटी का। हाँ, वो तो होनी ही होनी है, डाल दो। The entire loan can become current liability. Therefore, there is an audit risk. Therefore, there is an audit risk. Oh, sorry, there is a business risk. There is a business risk that APL might be asked to repay the loan at once, affecting its liquidity. APL might be asked to repay the loan at once, affecting its liquidity. Affecting its liquidity. Affecting its liquidity. इसमें फिर ऑडिटर देखेगा अगर कोई सारी अमाउंट वापस कर सकते हैं तो फिर गोइंग कंसर्न का नुकसान नहीं होगा, अगर वो नहीं ना, अगर तो वापस कर सकते हैं तो फिर लोन क्यों लिया था? ऐसे फिर हर सिचुएशन में गोइंग कंसर्न में आना है। ऐसा ही है, तो अगर तो वापस कर सकते हैं तब तो गोइंग कंसर्न हिट नहीं होती।
और अगर वापस अभी नहीं कर सकते, फ्यूचर में इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स कर ली हैं उसी बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ, तब एक डाउट क्रिएट रहेगा। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक इनकी गोइंग कंसर्न खराब नहीं है। हाँ, अगर वो पूरा ना हो फ्यूचर में जाके तो फिर खराब। मगर आज मैं रिपोर्ट में क्या पहला ऐड कर दूंगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। डन हो गया। अच्छा, एक बात बताएं, क्या ये अपने फिक्स एसेट्स को बार बार अपग्रेड कर रहे हैं? सवाल ने कहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। मगर अपग्रेड करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो वो पैसा बैंक लोन, बैंक से क्या देंगे? इंटरेस्ट। पॉइंट बन गया आपका। लिखे कि जब आप अपने एसेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो एक बिजनेस रिस्क ये है कि आपको वो पैसा सूद समेत वापस से चुकाना है। इसमें जो खर्चा कर लिया वो उसकी भी बात करेंगे। हाँ, जो कर लिया वो भी, जो होना है वो भी। जो फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन आप कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट के अंदर, वो अब आपने वापस भी तो करनी है, चुकाना भी तो है। आता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। लिख लिया। भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की, ऊंचा बोलो। इंजरीज हुई हैं, उसकी वजह से वो हमारे खिलाफ कोई लीगल केस क्लाइंट को जो लीगल इंजरीज हुई हैं वो आपके ऊपर कोई ना कोई केस भी डाल सकता है, डैमेजेस डाल सकता है। बेशक उनका ये स्टांस होगा कि ये तो हुआ है बिकॉज ऑफ बैड वेदर, मगर असल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस इदारे की कि उसने बैड वेदर में चलाया क्यों। जब भी आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैरासेलिंग करते हैं, तो सबसे पहले देखा क्या जाता है? वेदर, कि क्या उस वेदर के अंदर, उस विंड के अंदर हमने उसको फ्लोट करना है या नहीं करना। तो बिल्कुल ये एक रिस्क बन सकता है। और अगर एक कस्टमर हम पे क्लेम कर दे तो शायद बाकियों को भी हिम्मत आ जाए, बाकी साथ भी करना शुरू कर दें, क्योंकि हिम्मत एक तरफ से होती है। एक बंदा स्टेप ले लिया आगे तो सारे उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। सेकंड पैराग्राफ पे है, यू हैव बीन से स्टार्ट करें जरा। यू हैव बीन इन्फॉर्म दैट ड्यू टू overwhelming response towards the adventure trips, number of tour operators have launched the same service at significantly low price as compared to APL। रुक जाए, एक बार रुक जाए। कंपेटिटर्स का आना, मार्केट शेयर का हमसे लूज होना, तो बीइंग सेट मुझे क्या डर रहा है कि मेरा कस्टमर तोड़ के वो लेके चले जाएंगे, मेरा कस्टमर तोड़ के वो लेके चले जाएंगे और मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। मेरा इंसिडेंट हुआ है, मुझे ऑलरेडी उनकी वजह से क्या पड़ गई है? रेपुटेशनल लॉस। जो ऊपर लिख दिया था पॉइंट आप लोगों ने, लिख लें ये वाला पॉइंट, लिख लें कि कंपैरेटर्स के आने से मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम कम हो सकता है। कंपैटिटर्स के आने से मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या हो सकता है? कम हो सकता है। कंपैरेटर्स के आने से रेवेन्यू स्ट्रीम कम हो सकता है। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट लाइन पढ़ के बताएं क्या रिस्क है इसमें। हाउएवर, ऑल दीज न्यू टूर ऑपरेटर्स are not following as high standards as being followed by APL। अब मजे की बात है, उसने ये सवाल नहीं पूछा कि कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ बताएं। अगर तो स्ट्रेंथ मांगी होती तो मैं ये पॉइंट सोचता, ठीक है, इसमें अच्छी बात बता रहा ना, और रिस्क तो अच्छी बात नहीं होती। जब भी आपने रिस्क लिखना है आपने हमेशा उसको नेगेटिव करके लिखना। तो ये पॉइंट, ये लाइन वैसे मुझे इग्नोर करनी पड़ेगी। वो तो हमने ऊपर बता दिया ना। फर्स्ट पॉइंट यही था ना कि जो लीगल कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट ने डाली हुई है वो हम अगर ना करें तो हो सकता है, मगर मैं ये अच्छी बात कहीं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लिख क्या रहा हूँ? रिस्क। और रिस्क के अंदर तो नेगेटिव बातें आएंगी ना, पॉजिटिव बात तो नहीं आ सकती।
रिस्क आ सकता है ना। सर इसमें रिस्क ये आता है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा हो और उसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दो उस टाइप वो हमने ऊपर पॉइंट लिख तो दिया है, पहला पॉइंट। टोटल एक्टिविटी से गवर्नमेंट चलो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अगेन ये वेरी करेगा, मेरे माइंड में एक चीज नहीं, शायद आपके माइंड में आ जाए, इनके माइंड में आ जाए, मगर जो कॉमन पॉइंट्स है एटलीस्ट, तभी मैंने कल कहा था 60-70% ऑफ द सॉल्यूशन शुड मैच योर आंसर। अच्छा नीचे आए, नीचे दो काम मजीद इन्होंने स्टार्ट कर दिए। कौन से? पहला पॉइंट क्या है? बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स एंड होटल रूम्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स एट अ discounted rate. APL is entitled to a commission if bookings are made through APL. The commission on booking is recorded when the payment has been received. बुकिंग के साथ एक नॉर्मल रिस्क होता है, क्या? कैंसिलेशन का। तो जब कैंसिलेशन हो गई और इन्होंने उससे पहले कमीशन ले ली हुई है, तो इनका तो रेवेन्यू बन गया, इनकम आ गई। कैंसिलेशन के बाद वो जो पैसा था वो इनसे भी ले लिया जाएगा। तो रिस्क क्या है? रिवर्सल का रिस्क है। रिस्क ये है कि जो बुकिंग इन्होंने करवाई है, हो सकता है वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। वो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं, तो शायद एपीएल की सर्विसेज को यूज ना किया जाए। अच्छा आगे क्या कह रहा है? बुक नाउ एंड पे लेटर। टेक्निकली ये बैड डेट्स की तरफ कहानी चली जाती है, मगर बीइंग सेठ मैंने क्या सोचना है कि अगर मुझे पैसा मौके पे नहीं आ रहा, मैं उधार कर रहा हूँ और अपने सप्लायर को पैसा टाइम पे पे कर रहा हूँ, मेरी कैश ऑपरेटिंग साइकिल अच्छी है कि खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कि मैं सप्लायर्स को पैसे आज पे कर रहा हूँ और रिसीवेबल्स मेरे बाद में आ रहे हैं। तो बीइंग सेठ मेरी कैश ऑपरेटिंग साइकिल इससे क्या हो रही है? खराब हो रही है। मेरा कैश फ्लो इससे क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। और वो बाद में आए ना और हम जो है वो सीट हमसे ज़ाया हो जाए, हम पे नुकसान पड़ सकता है। चले अब 10 मिनट लें, सेम क्वेश्चन अब क्या करना है? विद करें। पेमेंट आ गई ना, उसके बाद कैंसिल कर दिया, हो जाता है। आपने अगर सर्विस ली हो कभी बस सर्विस, आपने पेमेंट कर दी, उन्होंने आपकी टिकट बुक कर दी, सवाल के मुताबिक तो हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ जी अब क्या करना है? फ्रॉम ऑडिट रिस्क करें स्टार्ट। 10 मिनट आपके पास।
5 मिनट रह गए। हो गया? फिर ऑडिट की सस्टेनेबिलिटी आ सकता है। करो फिट तो करो पहले, फिर सुनते हैं क्या कहानी। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या लिखा था आपने बिहार का? तो अब सोचें, IAS, यस, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? रेवेन्यू वाला पॉइंट था ना, कि वो रेवेन्यू को उनका रेवेन्यू विद कंपेटिटर्स क्या हो रहा है? कम। बीइंग ऑडिटर मुझे क्या रिस्क है? ओवर स्टेट कर चुके होंगे या अपने खर्चों को अंडर स्टेट कर चुके होंगे। फिर ये जो पैसा लगा के अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर IAS 16 एक बात करता है, पता नहीं आपको याद हो या नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। सुन वो इक्विपमेंट जो कि आप अपने एसेट में नया ला के लगा रहे हैं या उसको ठीक करवा रहे हैं, अगर तो वो आपके एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ाता है तो आप उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज। अदरवाइज वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब सवाल ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया हुआ। बीइंग ऑडिटर मुझे ये रिस्क है कि कैपिटल नेचर का खर्चा कहाँ पे जा सकता है? रेवेन्यू में, और रेवेन्यू वाला कहाँ पे जा सकता है? कैपिटल में। तो मुझे इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। फिर जो इनका एसेट खराब हुआ है, ऑटोमेटिकली उस पर पहले क्या चार्ज होनी चाहिए? इम्पेयरमेंट।
इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है या नहीं रिकॉर्ड की? वो तो सारी इक्विपमेंट्स तो नहीं करनी पड़ेगी, वो भी अपग्रेड करने हैं, इसके मतलब ये है कि उनके सारे आउटडेटेड। तो वो पूरा ही कह रहा हूँ मैं, पूरा CGU पढ़ा था, CGU कैश जनरेटिंग यूनिट, इम्पेयरमेंट में पढ़ा नहीं, छोड़ दें। तो आप यूँ समझ लें कि इनको इंडिविजुअल एसेट्स की क्या करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, बाय नाउ पे लेटर, ये क्या था? बैड डेट प्रोविजंस रिकॉर्ड की है या नहीं रिकॉर्ड की? लोन दिया उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक तरफ से बैंक, हाँ बिल्कुल। कमीशन वाले जो पैसे हैं वो रेवेन्यू में तो नहीं चले गए, हालांकि वो उसका मेन सोर्स तो नहीं है, वो क्या इसमें आने चाहिए, अदर इनकम में आने चाहिए। जी इंटरेस्ट बिल्कुल। लीगल केस में क्या? वन कॉर्नर किया हो। लीगल केस रिकॉर्ड ना किया हो, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था वो ऐसे तो ओवरस्टेट अगर वो कोवेनेंट कोवन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अपने वजान का तो बहुत शौक है, ये खुशना में पीछे काम करते हैं, तुझे बड़ा पता है। नवीन के साथ इसे कहते हैं अपने पे काउंटर कर देना कि अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई को। तो पॉइंट ये आया था कि बैंक के कोवेनेंट्स को ब्रीच होने से बचाने के लिए अपने रेवेन्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा के दिखा देंगे, या जो इनको मसले आ रहे हैं उनको छुपा देंगे। तो बीइंग ऑडिटर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखना है, इनके मिनट्स को ध्यान से पढ़ना, और सर रेपुटेशन लॉस को रीजन लिख सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस की। लिख सकते हैं। और बताएं, इंसिडेंट से जो हमारी गुडविल नीचे आई है, ये ऑब्वियसली उसको अब बढ़ाने की तो कोशिश करेंगे। बीइंग ऑडिटर मुझे चेक करना है कि उस गुडविल की इम्पेयरमेंट को देखें, इंटरनली जनरेटेड गुडविल की हमने क्या रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एक दफा पढ़ लें। इसमें अगर स्टैंडर्ड्स के नाम लिख देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स के हम नाम लिखते हैं। लिखो ना लिखो एक ही बात। अपग्रेडेशन की वजह से उसमें क्या यूजफुल लाइफ डिक्रीज हो गई, ये किस तरह हो सकता है? ट्रीटमेंट अपग्रेडेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट, उस एसेट, जैसे फर्ज करो ये लैपटॉप है, ये ख़राब हो गया, इसकी अपनी लाइफ तो ख़राब हुई है ना, कम हुई है, इम्पेयरमेंट में चार्ज हो गई। जो नया इक्विपमेंट ला के लगाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, इसको ठीक करने के लिए, उसकी लाइफ ज़्यादा, ओवरऑल की लाइफ कम, ये पॉइंट कह रहा है। अच्छा जी, एक सवाल मैं आपको ना एज होमवर्क अभी दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन मैं आपसे शाम में शेयर करूँगा। ये क्या है? अच्छा पिक्चर तो वो किताब में है ना, बुक में नहीं है? क्या हो गया, की हो गया, जागन दे, सुते हो? अच्छा जुगतबाजी से बाहर आ जाओ। रिलेटेड पार्टी को भी हो सकता है क्योंकि उसमें जो कस्टमर था उस बेस पे सॉल्व करें। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। मैं तो पार्ट गए कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं तो उसको करवा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिस्क ओनली। सर ये रेवेन्यूज कम होना किस तरह यानी कि लिगेशन ऑफ इम्पेयरमेंट आपका फर्ज करो ये फ़ोन है, ये फ़ोन बिकेगा, सॉरी पहले बनेगा तो बिकेगा, नहीं बिक रहा तो ये बनेगा नहीं। जो मशीनरी इसको बना रही है वो काम करना बंद कर देगी तो मशीनरी तो मेरी इम्पेयर होगी ना, क्योंकि अब वो मशीनरी किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही। अब अगर मैं इसको एक और एंगल से देखूं कि मेरी चीज़ बिक नहीं रही है, तो मेरा बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता लॉस में जा रहा है, गुडविल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है, मेरे बिजनेस की गुडविल इम्पेयर हो रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी गोइंग कंसर्न ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। कर सकते, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना।
इधर इसको कर लें सॉल्व कर लें। पहले सिर्फ क्या निकालना है, निकालें जिन्होंने दोबारा कर लें, क्या हो जाएगा। जिन्होंने किया हुआ है वो बोर्ड पे आ जाए। फिर अब आपका फैसला है, अब आप यहाँ पे आना चाहते हैं, वहाँ खामोशी से बैठना चाहते हैं। हाँ, कल इसका बहुत इंक्रीज हुआ है। मुझे कोई टेंशन नहीं बोर्ड का। लिखा था इसको समझ नहीं आई थी। जूम इन करके बैठ के मुझे कुछ सही में समझ नहीं आ रही थी। सर बैठ के साथ यार बड़ी देर लगी बोर्ड पे लिखे। अच्छा बस सवाल कर लो। ओए सवाल कर लो, गल्ला बाद चो कर लेना, सवाल पहले कर लो। सवाल कर लो। क्यों टाइम जा सकते हो, वही पढ़ लो। कंपटीशन हो रहा है इंग्लैंड और कर ले सवाल कर। वो इंग्लैंड की आंटियां चौथी लाइन के अंदर एंडीवर्ड लफ्ज का क्या मतलब है? बताएं जी क्या मतलब है, बताएं भाई को क्या मतलब है। कोशिश कर रहा है कि वो नई चीजों को पूरा कहाँ लिखा हुआ है? चौथी लाइन he has consistently inverted कोशिश, ट्राई। New story, you know. बटन स्टोर और स्पॉटिफाई मैंने करा दिया हुआ, ठीक है। रहमान जूम किया हुआ? पाँच मिनट रह गए, पूरे 5 मिनट रह गए।
रिपोर्ट करके रिपोर्ट में एग्जांपल सपोर्टिंग बॉन्ड्स के ऊपर कोटा रिस्ट्रिक्शन टैक्सेस का भी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो जैसे कहते हैं वो आसानी होगी ये सारा होगा हम लोग रोड पर जल्दी से जल्दी तो हमारा ये कहते हैं क्लोज अब मसला ये है कि गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट उसके अंदर जनरल के कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मिल रहा है तो हमारी सेल की क्रीज नहीं हो सकती हमें वो एडिशनल बोरिंग फैसिलिटी वो डेट और ये जो बॉन्ड्स बैंक के अलावा इसके अंदर जो भी कचरा क्या क्या उसको पड़ेगा पूरा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा हो गया सर ठीक भाई 5 मिनट लेक्चर खत्म हो जाएगा जो आता है जी स्टार्ट करना। यस सर क्या है रिक्वायरमेंट? कहता है योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अस्टोर लिमिटेड, a listed company for the year ended 31 दिसंबर। कंपनी डील्स इन FMCG। यहीं रुक जाए। FMCG कौन सी होती हैं? पेरिशेबल। तो बीइंग बिजनेस मेरा सबसे बड़ा रिस्क कहाँ पे आ जाएगा कि इन्वेंट्री पड़ी पड़ी एक्सपायर हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको मैं सेठ हूँ मेरे भाई, मैं सेठ हूँ, मुझे नहीं पता लोअर ऑफ कॉस्ट एनालिसिस क्या होती है। मैंने जान के पंगा लिया कि आप लोग फंसेंगे। मुझे ये फिक्र रहनी चाहिए कि मेरी इन्वेंट्री पड़ी पड़ी एक्सपायर हो सकती है और उसकी वजह से मुझे नुकसान हो सकता है। दैट्स इट। अच्छा आगे आ जाए। चलें इसी का बताएं, व्हाट वुड बी द ऑडिट रिस्क? लोअर ऑफ कॉस्ट और हाँ पीछे आ जाओ वापस, तुम बहुत आगे कर लेते हो। आगे आगे क्या है? द FMCG सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद न्यूमरस न्यू प्लेयर्स। अब जब भी देखें उस सवाल में न्यू प्लेयर्स वाली कहानी थी, इसमें भी आ गई। न्यू प्लेयर जब भी आएगा आपसे मार्केट शेयर कैप्चर हो रहा होगा। न्यू प्लेयर जब भी आएगा आपको अपनी रिप्यूट वहां पे बढ़ाने के लिए हमेशा अपने अकाउंट्स को ओवरस्टेट करना पड़ेगा, और ऑडिटर इसी बात को लेके घबराता है। इसीलिए वो देखता है कि इन्होंने अपने अकाउंट्स को ओवरस्टेट तो
नहीं किया हुआ उनसे compete करने के चक्करों में। और बीइंग ओनर मुझे खतरा किस चीज़ का है, मेरा मार्केट शेयर कैप्चर हो जाएगा। आगे चलें, आगे क्या, एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस रिजल्टिंग इन अ फियर्सली, देखें लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहा है, फियर्सली कंटेस्टेड इंडस्ट्री। क्या मतलब इसका, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या माशरे के अंदर दिखाने के लिए कि हम इनसे compete कर रहे हैं, हमें अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेस करना पड़ेगा। और ऑडिट रिस्क यही है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स को ख़राब किया या मैनिपुलेट किया या नहीं किया। प्रॉफिट मार्जिन तो अभी कम हो रहे हैं ना, जब मैं अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करूंगा बढ़ा के दिखा दूंगा। AL has consistently endeavored to meet ever evolving needs। देखें consistently वो एफर्ट कर रहा है कि वो नीड्स को मीट करे एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स बाय अडेप्टिंग टू चेंज इन द मार्केट। अब कोशिश कैसे करेगा, सिर्फ सोच के, पैसे होंगे, R&D होगी तो ही कोशिश की जाएगी ना। तो R&D जब भी आए, बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम है, पैसे का। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट को सही से कैपिटलाइज और उसको एलोकेट किया या नहीं किया। क्या पढ़िए, ठीक है, जो पुरानी पड़ी है उसका वो आ सकता है लोअर ऑफ कॉस्ट और भी, ठीक है। इफेक्टिव दिस ईयर कंपनी हैज कमेंस्ड इंपोर्टिंग, अब अगेन इंपोर्ट आ गया, उस सवाल में भी था इंपोर्ट। तो अगर आप गौर करें ये 3-4 चीजें कॉमन है, इंटेंजिबल कॉमन, कंपेटिटर्स कॉमन, IS 21 की रिक्वायरमेंट कॉमन, 16 की रिक्वायरमेंट कॉमन, IS 2 कॉमन, 37, यही गिनती की 5-6 बातें हैं जो कि बार बार हर सवाल में शक्ल बदल के आ जाती हैं। स्टैंडर्ड्स रिमेन्स द सेम, अप्रोच रिमेन्स द सेम, अप्रोच रिमेन्स द सेम। एक दफा उसको रीड करें जरा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब आई बिलीव के इसको रीड किया जा सकता है, करें जरा। ओए नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है ना, हाँ दोनों कर लें। वो गोइंग कंसर्न के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि इंपोर्ट पे हमारा सारा बिजनेस कर रहा है। जो गोइंग कंसर्न के बारे में लिखना भी है ना तो एंड पे जाकर लिख देना। एग्जामिनर अक्सर माइंड करता है कि बच्चे फौरी तौर पे कंपनी बंद करवाने में वो आ जाते हैं, तो वो काम नहीं करना, कर लो मगर थोड़ा सा ब्रेक लगा के। हाँ जी, ये 3 बातें पढ़ लेंगे, मैं 3 और दिखाता हूँ। वही बातें चेंजेस इन करेंसी, कोई पॉइंट अगर तंग कर रहा है तो मुझे बता दो। करेंसी एक्सचेंज की बात हम बिजनेस इसमें करेंगे कि उसके अंदर देखो मुझे वहां पर तो लॉस है ना, स्टेट को तो लॉस पड़ता ही है। जाने चलो आगे, अब ये पढ़ने दो।
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? दूसरे पॉइंट में है कि there is a risk that a demand has not been correctly estimated which will result in underutilization of the facility. कहाँ पे सेकंड? Second point था second line. देयर इज अ रिस्क दैट एन इंसिडेंट माइट हैव, ये वाला इसकी बात कर रहे हो? There is risk that the demand business अच्छा, कहता है कंपनी हैज ऑब्टेन्ड बोरोइंग फैसिलिटीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उन्होंने पैसे ले लिए। रिस्क क्या है कि उतनी डिमांड जितना ये एस्टिमेट कर रहे थे नहीं आई, मगर इन्होंने पैसे लेके उसकी मशीनरी खड़ी कर ली और उतनी डिमांड जनरेट नहीं हो पाई, तो कमाएंगे कहाँ से और वापस कहाँ से करेंगे? वापस कहाँ से करते हैं? कमा रहे नहीं। अच्छा जी, आपकी किताब में एक सवाल होगा मेटल के नाम से, ऑटम 24 में गालिबन, देखें ज़रा जाके, मेटल प्राइवेट लिमिटेड। उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने इनहेरेंट रिस्क निकालना और आपने कंट्रोल रिस्क निकालना। ऑटम 24 में है शायद, या स्प्रिंग 24 में, देखते वक्त देख लें। मेटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आ रहा होगा, मेटल। लब गया? एक ये सवाल आपने करना अटेम्प्ट, और 24 में ही या शायद 23 में एक सवाल आ रहा होगा जिसके दो पार्ट्स हैं, एक में लिखा हुआ है एक्सेलरेट और एक में लिखा हुआ स्पॉटिफाई। मिल गया वो भी? ऑटम 23। और ये वाला कौन सा मेटल? बस ठीक है, ऑटम 23 और ऑटम 24 के दो सवाल आपने करने, और इसका सॉल्यूशन आपको शाम में आ जाएगा ग्रुप के अंदर। हो जाएगा? कर लेंगे, परेशान तो नहीं हो जाएंगे। कल हम इंशाल्लाह मज़ीद कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे रिस्क के ही, मगर कैफ से बाहर आके कुछ और सवाल करेंगे, कुछ भी, मगर वो कैफ का नहीं होगा। कल मिलता है।